अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराइन, लेक्चरर इन फिज़िक्स। कोरोना की फ़र्स्ट वेव के बाद अब सेकंड वेव शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से सब कुछ ऑफ हो गया है और हम फिर से ये वर्चुअल लेक्चरिंग पर आ गए हैं। हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी सेंटर पे, उसी को जारी रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रेफरेंस आपको याद रखना है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है फोर्स के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law of motion, we say that rate of change of momentum is called force. Is it right? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि F is equals to delta P upon delta T। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी तो उस बॉडी की मोमेंटम चेंज होगी। अगर ज़्यादा फोर्स लगेगी तो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो तेज़ी से आएगा, और अगर कम फोर्स लगेगी तो मोमेंटम में चेंज जो है वो स्लोली आएगा। इज इट राइट? यहाँ से अगर हम चेंज इन मोमेंटम मालूम करें तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा कि डेल्टा टी को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इन द केस अगर फोर्स जीरो हो, अगर फोर्स जीरो हो तो फिर चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। सो दिस बिकम्स जीरो, डेल्टा पी बिकम्स जीरो। किस सूरत में चेंज इन मोमेंटम जीरो आया है? उस सूरत में जब फोर्स जो हो वो जीरो हो, जब किसी बॉडी पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तो उसकी मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। और यही स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? के मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मोमेंटम ऑफ an isolated system remains unchanged or conserved। किसी आइसोलेटेड सिस्टम की मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहती है या फिर अनचेंज रहती है, चेंज नहीं होती। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम किसी ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिस पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है, तो यहां पर हम आइसोलेटेड सिस्टम को भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। वी से दैट आइसोलेटेड सिस्टम is the one which is free from unbalanced force। ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। और हमने देखा कि ऐसा सिस्टम जिस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, उसकी मोमेंटम में चेंज जीरो है। इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है या चेंज नहीं हो रही। इसीलिए आपकी बुक में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड या फिर कंजर्व्ड। ओके, सो इसके लिए हमारे पास हमें कुछ डेरिवेशन भी करनी होती है, जैसा कि हमारे कोर्स में है। तो डेरिवेशन करने के लिए हम आइसोलेटेड सिस्टम को ही कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास दो कोई बॉडीज हैं। एक बॉडी को ये है जिसका मास है m1, जो कि मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी u1 से, और दूसरी कोई बॉडी है जिसका मास है m2, लेट्स से दिस इज द बॉडी, जो कि मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी u2 से।
अगर आप गौर करें तो मैंने इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज के लिए जो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, एक वेक्टर बड़ा है और दूसरा वेक्टर छोटा है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इस बॉडी की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम है। कंसीडर करें कि ये दोनों बॉडीज एक ही लाइन में मूव कर रही हैं एक दूसरे के आगे पीछे, तो क्या होगा? वही जो आपका कॉमन सेंस कह रहा है कि सामने वाली गाड़ी अगर स्लो जा रही है, पीछे वाली गाड़ी अगर तेज जा रही है, रास्ता कोई है नहीं, ब्रेक्स फेल हो चुके हैं, तो क्या होगा? पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी को जाके हिट करेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये दोनों बॉडीज कुछ देर के बाद कोलाइड करेंगी और उस कोलिजन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि सपोज करें ये बॉडीज यहाँ पर कोलाइड हुई। इज इट राइट? अगर ये बॉडीज कोलाइड हुई हैं तो कोलिजन को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं कि कोई शोर भी हुआ होगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी भी हुई होगी यकीनन। इसके बाद क्या होगा? ये बॉडीज कोलाइड होने के बाद, अब गौर करें, अगर आप पीछे वाला बंदा आगे वाले बंदे की गाड़ी को हिट करता है तो क्या होगा? पीछे वाली गाड़ी स्लो हो जाएगी और आगे वाली गाड़ी स्पीड अप हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे कि सपोज करें कि ये बॉडी जिसका मास क्या है m1, ये जो कि पहले मूव कर रही थी किसी इनिशियल वेलोसिटी u1 से, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी सपोज करें कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं v1 से, और इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं v2 से। ओके, अगेन गौर कीजिएगा, मैंने v1 को छोटा ड्रॉ किया है और v2 को बड़ा ड्रॉ किया है। इसका मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इस बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, अब चूंकि हम मैकेनिक्स डील कर रहे हैं, मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स को डील करते हुए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तीनों लगातार अप्लाई हो रहे होते हैं। यहां पर भी ये अप्लाई होंगे। ओके, तो कैसे अप्लाई होंगे? गौर कीजिएगा कि अगर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करें तो आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों बॉडीज कोलिजन के दौरान एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगी। ओके, फोर्स ऑन बॉडी 1 is equal to force on body 2 but in opposite direction. That is why we may use here negative sign. Is it right? एक्शन और रिएक्शन दोनों मैग्नीट्यूडली बराबर होंगे, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होंगे। ओके, और उसके बाद अगर ये फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, अगर हम इस फोर्स को ड्राइव करना चाहें तो इस फोर्स को ड्राइव करने के लिए हमारे पास फार्मूला कोई ये होगा, प्लीज कैमरामैन यहां फोकस करें, हमारे पास फार्मूला ये होगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो फोर्स जो बॉडी 1 को लगी वो इसकी मोमेंटम में चेंज लाएगी, और वो फोर्स जो बॉडी 2 को लगी वो इस बॉडी की मोमेंटम में चेंज लाएगी। इंटरनली इस सिस्टम के अंदर बॉडीज की मोमेंटम में चेंज आ रहा है। टोटल मोमेंटम पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, देखने की कोशिश करते हैं। बेटा यहां पर हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स experienced by a body results a change in its momentum. इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, F is equals to डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। दोनों बॉडीज के लिए आप F1 और F2 को अलग अलग करके लिख सकते हैं। प्लीज गौर कीजिएगा कि F1 इज इक्वल्स टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T, इसी तरह F2 इज इक्वल्स टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। अगर ये F1 और F2 की वैल्यूज हम यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर दें, जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं, तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग
values of f1 and f2 in equation 1 will have what? Equation 1 f1 is equals to minus f2. तो f1 की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा p1 अपॉन डेल्टा t is equals to minus डेल्टा p2 अपॉन डेल्टा t. यहां पर डेल्टा t आपस में बैलेंस हो जाएंगे या कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिला कि डेल्टा p1 is equals to माइनस डेल्टा p2. अब डेल्टा p1 से क्या मुराद है? इस बॉडी 1 की मोमेंटम में चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. इस वक्त इसकी मोमेंटम क्या होगी इस केस में? m1v1. यहां पर इसकी मोमेंटम क्या है? m1u1. यहां पर बेटा इसकी मोमेंटम क्या? m2u2. और यहां पर मोमेंटम क्या? m2v2. ये इनकी मोमेंटम है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद. तो फिर डेल्टा p1 आप कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन. इज इट राइट? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? m1v1 minus m1u1 is equal to minus as it is delta p2, change in momentum of second body. So momentum after collision minus momentum before collision. So momentum after collision क्या है बेटा? m2v2 इस बॉडी की, और बिफोर कोलिजन क्या है? m2u2. Is it right? अब अगला स्टेटमेंट क्या होगा कि हम इस माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर हम इस माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, यहां पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस m2v2 एंड माइनस माइनस प्लस m2u2. इज इट राइट? अब हम क्या करेंगे कि V वाले फैक्टर्स एक तरफ कर देंगे और U वाले फैक्टर्स एक तरफ कर देंगे. जस्ट शिफ्टिंग करनी है हमने. इस हिस्से को हम इधर ले आएंगे और इस हिस्से को हम इधर ले जाएंगे. ओके, सो इट विल बी m1v1 और ये यहां पर नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू, ये हिस्सा यहां पर नेगेटिव है, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करके लिख लें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m1u1 प्लस m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2. Is it right? So ये स्टेटमेंट हमें क्या चीज बता रहा है? अगर आप गौर करें, m1u1 क्या है? इस बॉडी की मोमेंटम बिफोर कोलिजन. m2u2 क्या है? सेकंड बॉडी की मोमेंटम बिफोर कोलिजन. इट मींस दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. total momentum before collision is equals to m1v1 क्या है? आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट बॉडी की मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड m2v2 क्या है? सेकंड बॉडी की मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो यू विल से दिस इज व्हाट इज द टोटल मोमेंटम after collision. Is it right? This is a descriptive version of law of conservation of momentum, right? Okay, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Then what is the change in momentum? We say there is no net change in momentum. कंजर्वेशन और कॉन्स्टेंटेंसी में यही खास फर्क होता है. कॉन्स्टेंटेंसी किसी एक चीज पर अप्लाई होती है और वो चीज लगातार सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो आप कहेंगे यस दैट इज कांस्टेंट. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? देयर आर मेनी थिंग्स, देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग इन बिटवीन देम, बट नेट इफेक्ट इज जीरो, नेट चेंज इज जीरो. अगर नेट चेंज जीरो हो तो आप उस स्टेटमेंट के लिए कंजर्वेशन यूज किया करते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
You are a single person in your family and your father gives you some sort of money as a pocket money, right? आपको आपके अब्बू ने 500 रुपए दिए पॉकेट मनी के लिए, आप किसी को ना दे रहे हो ना ले रहे हो, that will remain constant with you. बट सपोज करें आप हैं 3-4 बहन भाई, आपको आपके अब्बू ने दे दिए 2000 रुपये खर्ची के लिए, ठीक है? आप क्या करें, आपस में शेयर कर लें, किसी को ज़्यादा आया किसी को कम आया। फिर जो छोटे हैं उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया कि भाई हमें दो और, तो बड़े ने क्या किया, कुर्बानी दी थोड़ी सी, उसने अपने पैसे छोटे को दे दिए, शेयरिंग हुई, बड़े के पैसे कम हो गए, छोटे के पैसे ज़्यादा हो गए, लेकिन टोटल कितने रहे, जितने टोटल पहले थे उतने ही टोटल बाद में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन कॉन्स्टेंटेंसी एंड कंजर्वेशन। इज इट राइट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हम इसको थोड़ा सा डील करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर, प्लीज इसे कैप्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये जरूर देखा होगा, किया नहीं होगा तो कम से कम देखा होगा, कि जब कोई हल्का सा बंदा या बंदी किसी भारी सारी गन को लेकर फायर करता है तो ऐसा होता है कि गन उसके हाथ से छूट जाती है या फिर गन पीछे की तरफ रिकॉयल होती है। सो गन का ये रिकॉयल होना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन है। ओके, एग्जैक्टली इसी तरह रेडियो एक्टिविटी में जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एमिट आउट करता है तो वो भी रिकॉयल होता है। व्हाई इट रिकॉयल्स? इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। इसी तरह जब किसी रॉकेट लॉन्चर को देखते हैं तो रॉकेट लॉन्चर जो है वो भी एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही फॉलो करते हुए उड़ता है। ओके, कुछ गैस वो छोड़ता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों अप्लाई होते हैं और वो उड़ता है। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप किसी कश्ती में खड़े हुए हैं और आप कुछ शूट कर रहे हैं गन की मदद से, काफ़ी हैवी सारी गन है, ओके, और कश्ती थोड़ी हल्की है और आप उसमें खड़े हुए हैं, आप जब सपोज करें फायर करेंगे तो जब आप बाकायदा तौर पे आपने फायर किया है उसका नतीजा क्या होगा? या तो गन रिकॉयल होगी, लेकिन अगर गन रिकॉयलेबल नहीं है, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से फिक्स किया हुआ है, तो आप जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि पूरी की पूरी कश्ती बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। व्हाई? इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, गौर कीजिएगा। सो आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है और यहां पर हम एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं इसे। A 10 kg gun fires a 5 gram bullet with a speed of 2000 meter per second. Find the recoil speed of gun. ओके, सो इस चीज को अगर मैं ग्राफिकल व्यू दूं तो मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। सो आई मे ड्रॉ हियर अ गन। दिस इज नॉट गन, पिस्टल टाइप में ड्रॉ कर रहा हूं, शायद आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। पानी वाला पिस्टल बन गया ये, लेकिन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, हाँ जी ये हमारी वो आइडियल गन है जो कि धमाकेदार है। ओके जी, अब बेटा इसमें है बुलेट, शायद यहां कहीं है, इनिशियली रेस्ट में है। अगर ये इनिशियली रेस्ट में है तो आप कहेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और गन की इनिशियल वेलोसिटी दोनों जीरो है। तो आप इसके लिए डेटा में ये लिख सकते हैं कि u1 इज इक्वल टू 0 एंड u2 इज इक्वल टू 0। m1, 1 may be for bullet, तो m1 may be the mass of bullet that is equals to how many kgs? 5 grams। 5 ग्राम का मतलब 5 into 10 power minus 3 kg। इसी तरह
गन जो है इसका मास भी आपको दिया गया है, तो इसके मास को m2 से लिख लें, और ये कितना है बेटा 10 kg। ओके, उसके बाद जब फायर किया जाएगा तो डेफिनेटली ये बुलेट मूव करेगी, और आपको कोई डेटा दिया गया है कि ये बुलेट बाहर की तरफ निकलती है ओके किसी वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी है 2000 मीटर पर सेकंड की। इसका नतीजा क्या होगा कि ये जो गन है मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी। हमने इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है कि किस वेलोसिटी की किस मैग्नीट्यूड से ये बैकवर्ड रिकॉइल होगी। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि v1 is equals to 2000 मीटर पर सेकंड v1 एंड v2 हमने मालूम करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। पहले इसका प्रॉपर तरीका, उसके बाद कोई शॉर्टकट, राइट। सो प्रॉपर तरीका ये है कि आप अप्लाई कर लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इज इट राइट? वैल्यूज पुट कर लें। m1 की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम, दैट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, u1 0 प्लस 10 kg मल्टीप्लाई बाय u2 0, दैट इज इक्वल्स टू m1 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, v1 कितना है बेटा 2000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर 3। Is it right? And plus m2 is the mass of gun, that is 10, और v2 आपने मालूम करना है, v2 आपने मालूम करना है, राइट। तो बेटा यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो उसे क्या कर देगा 0 कर देगा। सो दिस होल साइड विल बी 0। सो 0 इज इक्वल टू ओके 10 पावर माइनस 3 एंड 10 पावर प्लस 3 आपस में कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 v2। इज इट राइट? हमने मालूम क्या करना है v2 मालूम करना है। v2 मालूम करने के लिए हम इस 10 को इधर शिफ्ट करेंगे। इस 10 को बेटा जब हम इधर शिफ्ट करेंगे, यहां पर ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा कि 10 v2 इज इक्वल्स टू माइनस 10। इज इट राइट? v2 मालूम करना है तो इस 10 को उधर शिफ्ट कर दें। ये 10 इस v2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। सो v2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 10, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड v2। अब यहां पर माइनस साइन क्या शो कर रही है? माइनस साइन शो कर रही है कि दिस वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द गन, इसीलिए इसको रिकॉइल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये बैकवर्ड आ रही है, राइट। सो दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी या बैकवर्ड डायरेक्शन। इज इट राइट? अगर आपसे कहा जाए जब आपसे रिकॉइल वेलोसिटी पूछी गई है तो आपने ऑप्शंस में दिया गया हो -1 मीटर पर सेकंड, +1 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड, +2 मीटर पर सेकंड, तो जवाब में क्या चूज करना है? माइनस वाला चूज करेंगे या प्लस वाला? बेटा प्लस वाला चूज करेंगे, क्योंकि माइनस साइन तो रिकॉइल वर्ड डिफाइन कर रहा है। ओके, तो आंसर आप हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान सा और भी तरीका है, और वो तरीका ये कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन, या मैं इसको यहां पर पहले गन लिख देता हूं, मोमेंटम ऑफ बुलेट। इज इट राइट? गन की मोमेंटम के लिए आप लिख लें मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ गन बेटा कितना दिया गया है 10 kg, वेलोसिटी ऑफ गन हमने मालूम करनी है। मास ऑफ बुलेट कितना दिया गया है 5 इंटू 10 पावर -3 kg, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दी गई है 2 इंटू 10 पावर +3, 2000, राइट। 2000 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब ये 10 पावर -3 और 10 पावर +3 आपस में कैंसिल आउट हो गए. 5 multiplied by 2 is equals to 10. So you are having 10 multiplied by velocity of gun is equals to 10. इस 10 को जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो आपको velocity of gun किसके बराबर मिलेगी? 10 upon 10 that is equals to 1 meter per second. So जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो इसको ऐसे सॉल्व कर लें. जब आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप प्रॉपर तरीका फॉलो करें, डायग्राम ड्रॉ करें, सब कुछ करें, उसके बाद आंसर दें. इज इट राइट? यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखें कि दिस माइनस साइन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, जो कि यहाँ पर इस मेथड से भी हमें मिला. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.